बदलते भारत की शान। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना काल में आत्मनिर्भरता के नए अवसरों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में आयुष 64 की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए। आयुष 64 को कोविड-19 के हल्के से मध्यम स्तर के संक्रमण के इलाज के लिए बहुत उपयोगी पाया गया है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना के लिए समर्पित पोर्टल लॉन्च किया। 2 मई 2021 तक लगभग 292 LMT गेहूं की खरीद की गई। चालू रबी सीजन में खरीद कार्य से लगभग 28 लाख गेहूं उत्पादक किसान लाभान्वित। पंजाब के किसान गेहूं बिक्री के एवज में बिना विलंब सीधे अपने खातों में भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान MSP कार्रवाई जोरों पर। मिशन एक राष्ट्र एक MSP एक DBT ले रहा है पूर्ण रूप। इथेनॉल सम्मिश्रण नीति किसानों के लिए वरदान। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष 64 जो कि एक पॉली हर्बल आयुर्वेदिक औषधि है। CCRAS ने हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और देश भर के कई अन्य अनुसंधान संगठनों और मेडिकल कॉलेजों के सहयोग से बिना लक्षण वाले हल्के से लेकर मध्यम स्तर के कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस औषधि के व्यापक सुदृढ़ नैदानिक परीक्षणों को पूरा किया। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए इन परीक्षणों से पता चला कि आयुष 64 में एंटीवायरल, इम्यून मॉड्यूलेटर और एंटीपायरेटिक गुण है। ये बिना लक्षण वाले हल्के और मध्यम स्तर के कोविड-19 संक्रमण के उपचार में उपयोगी पाया गया है। नतीजतन इस औषधि को अब कोविड-19 के इलाज के लिए उपयोग में लाया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा इस आशय की घोषणा 29 अप्रैल 2021 को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई थी। CCRAS और नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने आपसी सहयोग के जरिए आयुष 64 का व्यापक पैमाने पर उत्पादन और व्यावसायीकरण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मौजूदा संकेतों के अलावा आयुष मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2021 को हल्के से लेकर मध्यम स्तर के कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए एक उपाय के तौर पर आयुष 64 का उपयोग करने के लिए सभी राज्यों के ASU दवाओं के लाइसेंसिंग अधिकारियों को एडवाइजरी भी जारी की है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुर्वेद और योग से जुड़े उपायों पर आधारित नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुरूप आयुष 64 के उपयोग को बढ़ावा देगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक योजना जारी की है, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइन मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। स्कीम में प्रोत्साहन व अनुदान पाने के लिए इच्छुक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विनिर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विनिर्माताओं के लिए ग्लोबल चैंपियन बनने का ये सुनहरा अवसर है।
भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। मंत्री श्री तोमर द्वारा स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। योजना के विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर है। प्रस्ताव व EOL ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून 2021 शाम 5 बजे है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 3 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश भर में कोविड की होने वाली जांचों की संख्या आज 29 करोड़ 16 लाख से अधिक हो गई। अभी तक 29 करोड़ 16 लाख 47,037 जांचें की जा चुकी है। भारत में कोविड-19 से अब तक 1 करोड़ 62 लाख 93,003 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई 3,732 रिकवरी के साथ राष्ट्रीय रिकवरी दर 81.77% हो गई है। नई रिकवरी के 73.49% में 10 राज्यों की भागीदारी है। भारत के सक्रिय मामलों की ट्रेजेक्टरी नीचे प्रदर्शित की गई है और दैनिक पॉजिटिविटी दर अब 21.19% हो गई है। राष्ट्रीय मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और वर्तमान में ये 1.10% है तथा गिरावट निरंतर जारी है। 3 राज्यों ने पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से एक भी मृत्यु दर्ज नहीं कराई है। ये है दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म पैदा की है जिसका नाम है MACS 1407। ये किस्म न सिर्फ ज्यादा उत्पादन देती है बल्कि कीटों से भी इसको बहुत कम नुकसान पहुंचता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। – 2019 के दौरान भारत में 9 करोड़ टन सोयाबीन की उपज हुई थी। भारत दुनिया के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा उपज देने वाली MACS 1407 किस्म इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकती है। इसी दिशा में काम करते हुए पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से सोयाबीन की नई किस्म तैयार की है। आघारकर संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। वैज्ञानिकों ने MACS 1407 किस्म को तैयार करने में पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग किया है। ये किस्म 1 हेक्टेयर में 39 क्विंटल तक की पैदावार देने में सक्षम है। इसके अलावा ये गर्डल बीटल, लीफ माइनर, पत्ती लपेटक, तना छेदक, माहू, सफेद मक्खी और डिफोलिएटर जैसे कीट पतंगों से भी सुरक्षित है। इसका तना मोटा है और जमीन से 7 सेंटीमीटर ऊपर फली सम्मिलन होता है। इससे फली बिखरने की समस्या नहीं आती और मशीन से भी इसे आसानी से काटा जा सकता है। खास तौर से ये पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त है। नई किस्म के लिए हुए अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले ARI के वैज्ञानिक संतोष जयभाई का कहना है कि MACS 1407 ने सोयाबीन की अब तक की सबसे अच्छी किस्म की तुलना में 17% ज्यादा उपज दी है।
इस किस्म की बुआई का सही समय 20 जून से 5 जुलाई के बीच है। यही वजह है कि ये मॉनसून की अनिश्चितताओं से भी बची रहती है। बुआई के 43 दिन बाद इस किस्म में 50% फूल निकल आते हैं। इसे परिपक्व होने में 104 दिन लगते हैं। इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले हालम होते हैं। इसके बीजों में 19.81% तेल की मात्रा और 41% प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें अंकुरण क्षमता भी बहुत अच्छी है। इन तमाम विशेषताओं की वजह से ही इसे बीज उत्पादन और खेती के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए देखते हैं कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक किसान की दास्तान। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से पौन किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। नई दिल्ली में केंद्रीय खरीफ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोरोना को देखते हुए इसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की लगन और मेहनत की सराहना की। खरीफ कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी है। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि का क्षेत्र हमारे देश का प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र बड़ी आबादी को भी कवर करता है, बड़ी आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है और हमारी यह अर्थव्यवस्था गांव की और कृषि की ये इतनी मजबूत है कि इस मजबूत अर्थव्यवस्था के सहारे हम अनेक प्रतिकूलताओं से जूझते रहते हैं और उससे बाहर निकलते रहते हैं। जब जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आईं तो कृषि के क्षेत्र ने, कृषि हितैषी नीतियों ने, राज्य सरकारों के प्रयत्न ने और किसानों के परिश्रम ने अनेक बार अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। ऐसी परिस्थिति में पिछले बार भी हम निकले और आज भी हम निकल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र का जीडीपी में योगदान इस प्रतिकूलता के बावजूद भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को, राज्य सरकारों को और किसानों को अपनी तरफ से निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है कि राज्यों को कृषि के क्षेत्र में आ रही तकलीफ़ों को, समस्याओं को निराकरण करे और उनको कोई परेशानी नहीं आए, यह सुनिश्चित करे। फर्टिलाइज़र हो, सीड्स हो, पेस्टिसाइड हो, अन्य प्रकार की योजनाओं से मिलने वाला राज्यों को लाभ हो, वह उस दिशा में लगातार कृषि मंत्रालय काम करता रहता है। और इस बार भी मैं राज्य सरकारों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आएगी। भारत सरकार पूरे मनोयोग के साथ राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का प्रयत्न लक्ष्यों को भी हासिल करेगा और कृषि के क्षेत्र को और प्रासंगिक बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं समझता हूँ इस दिशा में भारत सरकार भी प्रयत्न कर रही है, चिंता कर रही है और आप सब लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। तिलहन की जो अभाव है उसको पूर्त करने की दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को थोड़ा मिशन मोड पर काम करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रम हैं, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो तिलहन के अभाव से भी हम उबर सकते हैं और अगर हम उबर पाए तो निश्चित रूप से देश का बहुत भला होगा और हमारी जो आज उस मामले में आत्मनिर्भरता नहीं है, हम आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से इस काम को भी पूरा करने में सफल हो पाएंगे। पिछले दिनों सभी किसानों ने मिलकर, राज्य सरकारों ने मिलकर दलहन पर काफ़ी काम किया और उसके परिणाम भी परिलक्षित हुए, लेकिन इस पर भी अभी काम करना हम सब लोगों को निश्चित रूप से और शेष है और उस दिशा में आप सब लोग योजना भी बना रहे होंगे और उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे होंगे। मुख्य रूप से जैविक खेती का विषय और जीरो बजट खेती का विषय हम सब लोगों के सामने रहता है। अभी लद्दाख की बात आ रही थी, लद्दाख पूरा ऑर्गेनिक है, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो गया है और सभी राज्यों में ऑर्गेनिक का रकबा बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है। मैंने पिछले बार भी यह कहा था और हमारा केंद्र सरकार का मंत्रालय निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर भी रहा है कि हम लोगों को राज्य में
पहचान करना चाहिए कि हमारे राज्य के कौन कौन से हिस्से अभी ऐसे बचे हैं जो पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं, जहाँ फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं हुआ है। उनको चिन्हित करके और केंद्र सरकार से समन्वय करके और उन क्षेत्रों को ऑर्गेनिक घोषित भी करना चाहिए। उन क्षेत्रों में ऑर्गेनिक रकबा बढ़े और उन क्षेत्रों के लोग जो उत्पादन करें उसको हम समय के अंदर मार्केट उपलब्ध करा सकें और वो किसान फ़ायदा ले सके और हमारा ऑर्गेनिक रकबा भी बढ़ सके। इस दिशा में भी मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को थोड़ा चिंता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 307 मिलियन टन, तो मैं समझता हूँ कि ये लक्ष्य आप सब लोगों के सामने है। इस लक्ष्य को हम सब लोग मिलकर प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करें, ऐसी मेरी आप सब से अपेक्षा है। खरीफ सीजन को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हमारे जो कृषि है वो दो मुख्य सीज़न में जो है इसकी खेती होती है। एक हम लोग सीज़न जिसको रबी का सीज़न कहते हैं, दूसरा खरीफ का सीज़न कहते हैं। इन दोनों के बीच का भी एक सीज़न होता है जिसको समर सीज़न भी बोला जाता है। तो ये जो हमारे 3 सीज़न हैं मुख्य रूप से इसकी खेती का जो प्लानिंग है पूरे भारतवर्ष में की जाती है कि अब खरीफ का सीज़न जैसे शुरू हो रहा है, क्योंकि मानसून आ जाएगा 1 जून के बाद से, कभी भी जैसे मानसून आएगा तो उसके बाद से खेती की क्रियाएँ जो है शुरू हो जाएंगी। तो खरीफ सीज़न अपने आप में बड़ा अहम स्थान रखता है और इसमें लगभग 151 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो हमारे खाद्यान्न में केवल खरीफ सीज़न से आता है। तो खरीफ सीज़न का अहमियत अपने आप में इसलिए ज़्यादा हो जाती है जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा को और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और इसकी जो मुख्य फसलें जो इस सीज़न में आती हैं, जो आप देखेंगे, क्योंकि ये वर्षा आधारित खेती होती है, इसमें जहाँ पर पानी है और जल है वहाँ पर तो जो है राइस की खेती होती है, चावल की खेती हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल वर्षा आधारित खेती होती है, जहाँ पानी की कमी है, जो वर्षा का आधारित जल है उसी को प्रयोग करते हैं, या जो सीमित साधन होते हैं जल के, तो उसके वहाँ पर उस क्षेत्रों में जो है पल्सिस जो है जिसमें दालों की खेती और तिलहनी फसलों की खेती और साथ साथ जो न्यूट्री सीरियल है, जिनको हम ये कहेंगे कि मोटे अनाज कुछ है जिनमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनको जो है उसमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक रूप से जो ये खरीफ वर्कशॉप है, इसमें हम लोग जितनी भी हमारी ये फसलें हैं इनका एक क्रॉप प्लान डिसाइड किया जाता है और एक एक्शन प्लान डिसाइड किया जाता है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित करे हैं उन लक्ष्यों को जो है राज्य सरकारें कैसे प्राप्त करेंगी। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा आता है कि हम नई तकनीक को कैसे प्रयोग करें, कि नई तकनीक जो है वो किसानों तक पहुँचे। लेकिन नई तकनीक के साथ साथ जो साथ में अहम स्थान रखता है वो होता है हमारा इनपुट सिस्टम। हम लोग इनपुट को जो है एक तरह का एश्योर करते हैं, जो हमारे आदान है, चाहे वो बीज है, चाहे खाद है, चाहे वो जितने भी पेस्टिसाइड है, साथ साथ में मशीनरी को भी हम लोग जो है आदान में मान करके चलते हैं। इन सभी आदानों को सुनिश्चित करें कि ब्लॉक लेवल पर, गांव के स्तर पर जो है वो सभी जगह पर पहुंचे और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। तो इस प्रकार की जो प्लानिंग है हम राज्य सरकारों से मिल करके बैठ करके इस खरीफ वर्कशॉप में हम लोग चर्चा करते हैं और जितने भी जो हमारे एक्शन प्लान है उसको आगे तक ले जाते हैं। और जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जो हमारे आदान है उनको सुनिश्चित किया जाता है और राज्य सरकारों के पास अगर कोई भी समस्या है तो वो अपनी समस्याओं को इस समय बताते हैं। जैसे कुछ राज्यों ने कुछ मुद्दा उठाया कि हमारे पास जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे उर्वरक हैं कहीं वो कमी पेशी महसूस कर रहे थे, तो उसको हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र से मिल करके उसका समस्या का निदान जो है वहीं साथ साथ कर दिया। कुछ राज्यों को जैसे बीज की उपलब्धता की कमी आ रही थी, जहाँ कहीं सोयाबीन की बात थी और मक्के की बीज की कमी की बात आ रही थी, तो उसको भी कमी पूर्ति करने के लिए जो है साधन और जो उपाय हैं वो जो है हम लोगों ने उसमें सुझाव दिए। तो आज हम लोगों ने 28 राज्यों और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके साथ हम लोगों ने मिल करके चर्चा की और जितने भी उनकी तरफ से जो फीडबैक आया उनको सॉल्यूशन जो है वहीं पर प्रोवाइड किया गया। वहाँ पर सीनियर अधिकारी जितने भी थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पिछले वर्ष जो हमारा उत्पादन हुआ था वो 303 मिलियन टन का था। और इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जो अभी IMD का भी एक आकलन आया है
कि मौसम कैसा रहेगा मॉनसून के सीज़न में। तो मॉनसून का जो सीज़न है वो इस बार अच्छा रहने वाला है, और मौसम विभाग ने जो इसका आकलन किया है करीब 98%, 98% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके बेस पर वर्षा होने वाली है, और इस वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लगभग जो है सामान्य रहेगा पूरे भारतवर्ष में, और इस परिस्थिति का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मैसेज हम लोगों ने आज राज्य सरकारों को दिया है, और इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए हमें जो हमारा जो मैं एक ये कहूँगा कि जो फूड बास्केट है पूरे देश की, उस बास्केट में जो है पूरा भरपूर योगदान रहे और उसका लाभ लें, जिससे कि उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और देश में खुशहाली रहे। चालू रबी मार्केटिंग सीजन में सरकारी एजेंसियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 70% अधिक गेहूं की खरीद की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चालू रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में भारत सरकार वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है। गेहूं खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से चल रहा है। 2 मई 2021 तक 292.52 LMT से अधिक की खरीद की गई है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के 171.53 LMT से लगभग 70% अधिक खरीद है। 30 अप्रैल 2021 तक की गई खरीद के लिए पंजाब में लगभग 17,495 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 9,628 करोड़ 24 लाख रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। इस वर्ष सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान पहली बार गेहूं बिक्री के एवज में एक राष्ट्र एक MSP एक DBT के अंतर्गत बिना विलंब प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।